नमस्कार। बायजूस एग्जाम प्रेप आईएएस हिंदी में आपका स्वागत है। प्रस्तुत है दैनिक समाचार विश्लेषण। सत्र को प्रारंभ करने से पूर्व एक महत्वपूर्ण उद्घोषणा। बायजूस एग्जाम प्रेप आईएएस के द्वारा संघ लोक सेवा आयोग की प्रारंभिक परीक्षा यानी प्रीलिम्स 2022 जो जून में होने जा रही है को ध्यान में रखते हुए आज यानी 27 अप्रैल 2022 से क्रैश कोर्स प्रारंभ कर दिया गया है। यह क्रैश कोर्स भारतीय राज्य व्यवस्था के भाग से प्रारंभ हुआ है, जिससे संबंधित कक्षाएं आप कल यानी 28 अप्रैल 2022 को भी सुबह 10 बजे से 12 बजे तक देख सकते हैं। इसके माध्यम से आप प्रीलिम्स 2022 के लिए पिछले एक साल के भारतीय राज्य व्यवस्था के करंट अफेयर्स के साथ साथ 2020-21 के महत्वपूर्ण विषयों को भी रिवाइज कर पाने में सक्षम होंगे। यदि आप इसका लाभ उठाना चाहते हैं तो आज ही हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें तथा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक पर क्लिक करके कल की कक्षा का रिमाइंडर भी सेट करें। सत्र के विषय आपके समक्ष हैं। आज के सत्र में हम चर्चा करेंगे इमैनुअल मैक्रोन का पुनः चुनाव, चुनौतियों के साथ जीत, मिशन अंत्योदय, भारत ऑस्ट्रेलिया संबंध, एकीकृत कमान और नियंत्रण केंद्र तथा रूस यूक्रेन युद्ध और विंबलडन पर। सत्र के अंत में हम मुख्य परीक्षा अभ्यास प्रश्न की चर्चा करेंगे, जिससे संबंधित उत्तर संरचना भी हम आपको देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला आलेख आपके समक्ष है। इसे पेज नंबर 8 से लिया गया है और इसका संबंध जीएस पेपर 2 में आईआर से है। इसमें हम मुख्य रूप से चर्चा करेंगे इमैनुअल मैक्रोन का पुनः चुनाव, चुनौतियों के साथ जीत पर। हाल ही में फ्रांस में राष्ट्रपति चुनाव चर्चा में रहे हैं। 10 से 24 अप्रैल 2022 को हुए इन राष्ट्रपति चुनावों में चूंकि पहले दौर में किसी भी उम्मीदवार को बहुमत प्राप्त नहीं हुआ था, इसलिए एक रन ऑफ हुआ जिसमें इमैनुअल मैक्रोन ने मैरिन ली पेन को हराया और फ्रांस के राष्ट्रपति के रूप में वह पुनः चयनित हो गए हैं। मैक्रोन फ्रांस के ऐसे पहले राष्ट्रपति हैं जिन्होंने 2002 में जैक शिराक के बाद फिर से चुनाव को जीत लिया है। उल्लेखनीय है कि चुनावों के पहले दौर में मैक्रोन ने लगभग 28% वोटों के साथ बढ़त हासिल की थी, जिसके बाद ली पेन के द्वारा 23% वोटों को हासिल किया गया था। चूंकि किसी ने भी बहुमत के वोट को हासिल नहीं किया, इसलिए दूसरे दौर का चुनाव हुआ जिसमें मैक्रोन को 58.5% वोट मिले और उन्होंने ली पेन को हरा दिया, जिन्हें 41.5% वोट ही प्राप्त हुए थे। हमें ध्यान रखना होगा कि इन चुनावों में मतदान लगभग 72% ही रहा है, जो 1969 के बाद के राष्ट्रपति चुनावों में सबसे कम देखा जा सकता है। अब राष्ट्रपति चुनावों के बाद जून के महीने में विधायिका के चुनाव होंगे, जिनमें नेशनल असेंबली के 577 सदस्यों का चुनाव जनता के द्वारा किया जाएगा, जो फ्रांसीसी संसद का निचला सदन है। हमें इस पृष्ठभूमि में फ्रांस के राष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित निर्वाचन प्रणाली को भी समझे जाने की आवश्यकता है। फ्रांस के संविधान के अनुच्छेद 7 के तहत राष्ट्रपति को 2 दौर के चुनाव में 5 साल के कार्यकाल के लिए चुना जाता है। यदि पहले दौर में किसी भी उम्मीदवार को पूर्ण बहुमत यानी 50% से अधिक वोट प्राप्त नहीं होते हैं, तो 2 सप्ताह बाद सबसे अधिक वोट प्राप्त करने वाले उम्मीदवारों के बीच दूसरे दौर को आयोजित किया जाता है। पहले दौर के मतदान में राष्ट्रपति उम्मीदवार के रूप में सूचीबद्ध होने के लिए एक उम्मीदवार को निर्वाचित अधिकारियों जैसे कि महापौर और संसद सदस्यों से 500 हस्ताक्षर सुनिश्चित करने की आवश्यकता होती है। इन हस्ताक्षरों को संवैधानिक परिषद के प्रमुख को प्रस्तुत किया जाता है, जो प्रतिभागियों को नामित करने का एकमात्र अधिकार रखते हैं। इसके बाद चुनाव को 2 राउंड्स यानी 2 दौरों में विभाजित किया जाता है। पहले राउंड में लोग किसी भी ऐसे उम्मीदवार को वोट कर सकते हैं जिसने 500 हस्ताक्षर प्राप्त किए हों। पहले दौर में सामान्यतः उम्मीदवारों की संख्या 6 से 12 के बीच देखी जाती है।
यदि पहले दौर के दौरान किसी भी उम्मीदवार को पूर्ण बहुमत प्राप्त नहीं होता है तो सबसे अधिक मत प्राप्त करने वाले दो उम्मीदवार चुनाव के दूसरे दौर में चले जाते हैं। फ्रांस के इतिहास में अब तक किसी भी उम्मीदवार ने सिर्फ एक दौर के मतदान के बाद ही बहुमत को हासिल नहीं किया है। दूसरे दौर में फिर फ्रांसीसी मतदाताओं के द्वारा पहले दौर में सबसे ज्यादा मत प्राप्त करने वाले दो उम्मीदवारों में से किसी एक को वोट दिया जाता है और उन दो उम्मीदवारों में जो सबसे अधिक मत प्राप्त करता है वह फ्रांस के राष्ट्रपति के रूप में नियुक्त किया जाता है। राष्ट्रपति के रूप में इमैनुअल मैक्रोन का फिर से चुनाव न केवल फ्रांस के राजनीतिक मध्यमार्गियों के लिए बल्कि यूरोप और अमेरिका में उनके सहयोगियों के लिए भी राहत की बात के रूप में देखा जा रहा है। हमें ध्यान रखना होगा कि इमैनुअल मैक्रोन और उनका दल फ्रांस में मध्य मार्ग का प्रतिनिधित्व करता है। विशेषज्ञों को आशंका थी कि यदि मैरी ली पेन का राष्ट्रपति के रूप में चुनाव होता है तो वह अपनी घोर दक्षिणपंथी नीतियों को लागू कर सकती हैं, जिससे यूरोपियन यूनियन की नीतियों के विपरीत फ्रांस में नीतियों को देखा जा सकता है। विशेष रूप से ब्रेक्जिट के संपन्न होने के पश्चात तथा जर्मनी में नवीन चांसलर की नियुक्ति के पश्चात अब फ्रांस का महत्व यूरोपियन यूनियन में काफी बढ़ गया है और यदि फ्रांस की नीतियां यूरोपियन यूनियन के विपरीत जाती हैं तो वे निश्चित ही यूरोपियन यूनियन के लिए अच्छी बात नहीं होने जा रही थी। हमें इस बात को भी ध्यान में रखना होगा कि फ्रांस का राष्ट्रपति चुनाव विभिन्न संकटों के बीच संपन्न होना देखा जा सकता है। न केवल अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उच्च मुद्रास्फीति देखी जा रही है, अपितु युद्ध के चलते फ्रांस के समक्ष उच्च ऊर्जा की कीमतों का संकट भी खड़ा हो गया है, जिसे रूस पर प्रतिबंध लगाकर दूर नहीं किया जा सकता है। यह भी उल्लेखनीय है कि फ्रांस के युवाओं में लगातार राजनीतिक मोहभंग भी देखा जा रहा है, जिसका लाभ दक्षिणपंथी और वामपंथी आदि के द्वारा उठाया गया है। यही कारण है कि पहले दौर के चुनाव में मैरी ली पेन आदि दक्षिणपंथियों के द्वारा 30% से ज्यादा वोटों को प्राप्त किया गया था। हालांकि संकट के समय में मैक्रोन का जो चुनाव हुआ है वह एक प्रकार की आशावादिता को प्रस्तुत कर देता है। स्वयं मैक्रोन के द्वारा अब सबके राष्ट्रपति के रूप में कार्य किए जाने की बात की गई है, जो उन्हें आगे आने वाले संसद के चुनावों में लाभ दे सकता है। यदि हम इसके अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य के बारे में बात करें तो फ्रांस के राष्ट्रपति चुनाव को लेकर पूरे यूरोप में एक प्रकार की चिंता देखी जा रही थी। यही कारण है कि मैक्रोन के पुनः चुनाव ने पुर्तगाल, स्पेन, जर्मनी आदि देशों में राहत की भावना को प्रसारित कर दिया है। इसको लेकर अमेरिका आदि से भी फ्रांस को समर्थन हासिल हुआ है, जो इस बात को दर्शाते हैं कि मैक्रोन का पुनः चुनाव अब यूरोपीय एकता को आगे बढ़ा पाने में सक्षम हो सकता है, क्योंकि मैरी ली पेन की जीत यूरोप की एकता को गंभीर रूप से क्षतिग्रस्त कर सकती थी। इस पूरे परिदृश्य में भारत के पास भी मैक्रोन की जीत से खुश होने का कारण है। हमें ध्यान रखना होगा कि भारत और फ्रांस के द्वारा 1998 और उसके बाद से ही रणनीतिक साझेदारी के रूप में संबंधों को विस्तारित किया गया है, जिसका उदाहरण रक्षा, परमाणु, अंतरिक्ष क्षेत्र, जलवायु मुद्दे के साथ नवीकरणीय ऊर्जा, साइबर सुरक्षा, आतंकवाद विरोधी क्षेत्रों के सहयोग के रूप में देखा जा सकता है। हाल के समय में इंडो पैसिफिक क्षेत्र में फ्रांसीसी उपस्थिति भी देखी गई है, जो आगे चलकर यूरोपीय संघ को भी इंडो पैसिफिक के संदर्भ में और अधिक कार्य करने के लिए प्रेरित कर सकता है। भारत के प्रधानमंत्री भी मई के पहले हफ्ते में यूरोप की यात्रा करेंगे। मुख्य रूप से उनके द्वारा जर्मनी और डेनमार्क की यात्रा की जाएगी। यह यात्रा भारत के प्रधानमंत्री को फ्रांस के राष्ट्रपति श्री मैक्रोन को बधाई देने और संबंधों को नई गति प्रदान करने के संदर्भ में एक स्वागत योग्य अवसर भी प्रदान करता है, जिससे आगे फ्रांस और भारत के संबंध और सुदृढ़ होते देखे जा सकते हैं। अब हम बात कर लेते हैं पेज नंबर 8 में दिए गए एक अन्य आलेख की, जिसका संबंध जीएस पेपर 2 में गवर्नेंस से है। इसे आप जीएस पेपर 2 में ही सामाजिक न्याय से भी जोड़कर देख सकते हैं।
मुख्य रूप से हम इसमें बात करेंगे मिशन अंत्योदय की। भारत द्वारा हाल ही में 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस मनाया गया। यह अवसर भारत के ग्रामीण स्वशासन के दृष्टिकोण से काफी महत्वपूर्ण है, क्योंकि 1993 में इसी दिन भारत के द्वारा 73वें संविधान संशोधन अधिनियम को पारित किया गया था, जिसके द्वारा भारत में त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था को अपनाया गया है। भारतीय संविधान स्थानीय सरकारों को आर्थिक विकास और सामाजिक न्याय के लिए योजनाएं लागू करने के संदर्भ में जो निर्देश देता है, उसमें ग्राम स्तर पर काम करने वाली अनेक संस्थाओं की महत्वपूर्ण भागीदारी देखी जा सकती है। जैसे कि आप इसमें ग्राम सभा का उदाहरण देख सकते हैं। इसमें आप जिला योजना समिति, राज्य वित्त आयोग आदि का भी उदाहरण देख सकते हैं, जिनके द्वारा ग्रामीण विकास के लिए कार्य किया जाता है। पंचायती राज व्यवस्था के द्वारा भारत में न केवल महिलाओं को 1/3 से 50% आरक्षण देने के माध्यम से महिला सशक्तिकरण के संदर्भ में कार्य किया गया है, अपितु पंचायती स्तर पर अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति समुदायों के लिए भी जनसंख्या आधारित प्रतिनिधित्व को भी सुनिश्चित किया गया है। हालांकि इसके संदर्भ में आलोचकों का यह भी कहना है कि भारत में विकेंद्रीकरण सुधार किए जाने के बावजूद ग्रामीण भारत में जिस प्रकार का सामाजिक न्याय और प्रगति देखी जानी चाहिए थी, वह पंचायती राज विकेंद्रीकरण प्राप्त करने में सफल नहीं रहा है, जिसे और किए जाने की आवश्यकता है। इसके संदर्भ में हमें सामाजिक, आर्थिक और जातिगत जनगणना 2011 के कुछ महत्वपूर्ण आंकड़ों को भी ध्यान में रखे जाने की आवश्यकता है। सामाजिक, आर्थिक और जातिगत जनगणना के 2011 के आंकड़ों के अनुसार भारत में 90% ग्रामीण परिवारों के पास कोई वेतन भोगी नौकरी नहीं है। लगभग 53.7 मिलियन परिवार भूमिहीन है। 6.89 मिलियन महिला प्रधान परिवारों के पास समर्थन के लिए कोई वयस्क सदस्य नहीं है। इसके अलावा 49% कई वंचनाओं से पीड़ित हैं। 51% मैनुअल आकस्मिक श्रम से आजीविका प्राप्त करते हैं तथा 23.73 मिलियन परिवारों के पास रहने के लिए या तो कोई कमरा नहीं है या फिर मात्र एक ही कमरा है। इस संदर्भ में विडंबना यह भी है कि यह सब एक ऐसे देश में हो रहा है जहां पर केंद्र और राज्य बजट और बैंक क्रेडिट से जुड़े सहायता कार्यक्रमों के माध्यम से ग्रामीण गरीबों के लिए हर साल 3 ट्रिलियन रुपए से अधिक को खर्च कर देते हैं। अतः आवश्यकता इस बात की है कि हमें इसके संदर्भ में और अधिक टारगेटेड अप्रोच को लेकर या फिर लक्षित दृष्टिकोण को लेकर आगे बढ़ने की आवश्यकता है। इस पृष्ठभूमि में मिशन अंत्योदय परियोजना एक आवश्यक हस्तक्षेप हो सकती है। मिशन अंत्योदय ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा परिकल्पित एक मिशन मोड परियोजना है। यह जीवन और आजीविका को बदलने वाले मापदंडों पर मापने योग्य प्रभावी परिणामों के लिए एक अभिसरण ढांचे को प्रस्तुत करती है। चूंकि भारत में लगभग 8.88 करोड़ परिवार सामाजिक, आर्थिक और जातिगत जनगणना 2011 के अनुसार बहुआयामी अभावों जैसे कि आश्रयहीनता, भूमिहीनता आदि से त्रस्त हैं, अतः इन परिवारों में वेतन सृजन, कौशल सृजन, सामाजिक सुरक्षा, शिक्षा, स्वास्थ्य, पोषण और आजीविका सृजन जैसे क्षेत्रों में सरकार की विभिन्न योजनाओं और कार्यक्रमों के तहत लक्षित हस्तक्षेप की आवश्यकता है। इस संदर्भ में मिशन अंत्योदय सरकारी हस्तक्षेपों को ग्राम पंचायतों के साथ जोड़ने का प्रयास करता है। मिशन अंत्योदय स्थायी आजीविका सुनिश्चित करने के लिए विभिन्न संसाधनों जैसे कि मानवीय और वित्तीय संसाधनों को पूल करके ग्राम पंचायतों को नियोजन की बुनियादी इकाई मानते हुए कार्य करता है, ताकि ग्रामीण स्तर पर गरीबी मुक्त ग्राम पंचायतों की स्थापना की जा सके। क्योंकि इस योजना में स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार और सामाजिक सुरक्षा मंत्रालय की योजनाओं को संयुक्त रूप से शामिल किया जाता है, अतः मिशन अंत्योदय के माध्यम से प्राप्तकर्ता एक ही छतरी के अधीन विभिन्न लाभों का उपयोग कर सकते हैं।
इस प्रकार के अभिसरण के चलते व्यापक कवरेज सक्षम हो पाता है, जो सरकार को गरीब से गरीब और वंचित लोगों तक पहुंचने के लक्ष्य को प्राप्त करने में मदद करता है। एक ही योजना के तहत कई योजनाओं का अभिसरण सरकार को इन सभी को डिजिटल आधार सक्षम प्लेटफॉर्म पर स्थानांतरित करने में भी सक्षम बना सकता है, जिससे डिजिटल इंडिया मिशन के लक्ष्य में और योगदान किया जा सकता है। मिशन अंत्योदय को सफल बनाने के लिए तथा ग्राम पंचायत को विकास योजना का केंद्र बनाए जाने के लिए हर साल एक वार्षिक सर्वेक्षण भी किया जाता है, जो 11वीं अनुसूची के द्वारा पंचायतों को सौंपे गए 29 विषयों के संदर्भ में डेटा एकत्र करके ग्राम पंचायत स्तर पर विभिन्न विकास अंतरालों का आकलन करने में मदद करता है। इसके अंतर्गत 112 मानदंडों के अधीन विभिन्न क्षेत्रों का आकलन किया जाता है, जिसमें स्वास्थ्य, पोषण, सामाजिक सुरक्षा, सुशासन, जल प्रबंधन आदि महत्वपूर्ण है। हमें इसके संदर्भ में 2019-20 में मिशन अंत्योदय सर्वेक्षण के आंकड़ों को ध्यान में रखे जाने की आवश्यकता है, जो ग्राम पंचायतों की अनेक खामियों की ओर इशारा करते हैं। आंकड़े बताते हैं कि भारत में यदि विभिन्न ग्राम पंचायतों को 100 के स्केल पर मापा जाए तो भारत में कोई भी राज्य 90 से 100 के शीर्ष ब्रैकेट में नहीं आता है। यदि हम 70 से 80 के स्कोर रेंज को सम्मानजनक उपलब्धि माने तो इसमें केरल राज्य शीर्ष पर है और उसके बाद ही गुजरात का स्थान देखा जाता है। आंकड़ों के संदर्भ में हमें ध्यान रखना होगा कि यद्यपि केरल, गुजरात और कर्नाटक की ग्राम पंचायतों आदि के द्वारा विभिन्न मानकों पर अच्छा प्रदर्शन किया गया है, इसके बावजूद देश में अनेक ऐसी पंचायतें हैं जो 10 अंकों को भी प्राप्त कर पाने में सक्षम नहीं हो पा रही हैं। इसके अलावा भारत में 20% से अधिक ग्राम पंचायतें 40 अंकों की रेंज से नीचे ही हैं। उल्लेखनीय है कि सरकार के द्वारा 2019 तक 50,000 ग्राम पंचायतों को गरीबी मुक्त बनाने का विशेष लक्ष्य रखा गया था, क्योंकि 2019 गांधी जयंती की 150वीं जयंती थी। किंतु अभी तक यह लक्ष्य हासिल नहीं हुआ है। अब इस लक्ष्य को 2022 में स्थानांतरित कर दिया गया है, जो स्वतंत्रता की 75वीं वर्षगांठ है, किंतु अभी भी हम इसको प्राप्त कर पाने में सक्षम नहीं हो पा रहे हैं। इस प्रकार आंकड़े बताते हैं कि किस प्रकार से ग्रामीण शहरी असमानता बढ़ रही है और इसको कम करने की आवश्यकता है। हमें इसके संदर्भ में मुख्य रूप से सार्वभौमिक प्रकार की प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल, साक्षरता, पेयजल आपूर्ति आदि के संदर्भ में कार्य करने की आवश्यकता है, जिसमें संसाधनों को पूल करके अभिसरण के दृष्टिकोण पर कार्य करने की आवश्यकता है। हमें इसके संदर्भ में महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन, राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम, प्रधानमंत्री आवास योजना आदि महत्वपूर्ण प्रयासों को बेहतर तरीके से लागू किए जाने की आवश्यकता है। साथ ही साथ हमें भारत के राजकोषीय संघवाद में डेटा को भी बेहतर तरीके से एकत्रित किए जाने की आवश्यकता है। इसके माध्यम से ही न केवल हम अपनी सीमाओं का पता लगा सकते हैं, अपितु सीमाओं को दूर करने की दिशा में भी बेहतर प्रयास किया जा सकता है। अब हम बात कर लेते हैं पेज नंबर 9 में दिए गए एक अन्य आलेख की, जिसका संबंध जीएस पेपर 2 में आईआर से है। इसमें हम मुख्य रूप से बात करेंगे भारत ऑस्ट्रेलिया संबंध पर। हाल ही में भारत और ऑस्ट्रेलिया के मध्य संपन्न हुए मुक्त व्यापार समझौते ने भारत ऑस्ट्रेलिया संबंधों को एक बार फिर से चर्चा में ला दिया है। भारत ऑस्ट्रेलिया आर्थिक सहयोग और व्यापार समझौता भारत में ऑस्ट्रेलियाई माल के निर्यात के 85% से अधिक पर टैरिफ को समाप्त करता है और विशेषज्ञों का ये मानना है कि यह मुक्त व्यापार समझौता द्विपक्षीय व्यापार को ऑस्ट्रेलियाई डॉलर 36.7 बिलियन से ऑस्ट्रेलियाई डॉलर 60 बिलियन तक बढ़ा सकता है, जो काफी उत्साहवर्धक है। इस मुक्त व्यापार समझौते के माध्यम से कोयला, दाल, झींगा मछली और दुर्लभ मृदा तत्व सहित भारत में ऑस्ट्रेलियाई निर्यात पर शुल्कों को समाप्त किया जाएगा और साथ ही साथ कृषि उत्पाद आदि पर भी टैरिफ में चरणबद्ध कमी को सहमत किया गया है। यह सौदा सेवाओं के निर्यात को बढ़ाने के लिए भी विस्तारित है, जिसमें भारतीय छात्रों के लिए अध्ययन और कार्य वीजा आदि को भी महत्वपूर्ण रूप से शामिल
किया गया है। इसके संदर्भ में इंडिया इकोनॉमिक स्ट्रेटेजी अपडेट के डेटा भी इस बात की पुष्टि करते हैं कि ऑस्ट्रेलिया में 5 विदेशी छात्रों में से लगभग 1 भारत से है, जो पूरी फीस देने वाले भारतीय छात्रों को विदेशी छात्रों का सबसे बड़ा समूह बना देता है। विशेषज्ञों के अनुसार इस मुक्त व्यापार समझौते का आर्थिक संदेश होने के साथ ही राजनीतिक तौर पर भी संदेश बेहद महत्वपूर्ण है। उल्लेखनीय है कि भारत की अनेक विशेषताओं के चलते ऑस्ट्रेलिया भारत के साथ अपने संबंधों को मजबूत करने के लिए कार्य कर रहा है। भारत क्रय शक्ति के आधार पर दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था होने के साथ साथ एक जीवंत मुक्त बाजार है। साथ ही साथ भारत में तेजी से बढ़ता हुआ तकनीकी क्षेत्र है, जहां पर ईमानदार प्रेस और स्वतंत्र न्यायपालिका भी देखी जाती है। इसके अलावा भारत की सरकार बुनियादी ढांचे की कमियों को तेजी से दूर करने के लिए भी कार्य कर रही है। इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया में 7 लाख से अधिक भारतीय मूल के लोग रहते हैं, जो भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच के संबंधों के महत्वपूर्ण सेतु के रूप में कार्य करते हैं। इसके अलावा हाल के वर्षों में जिस प्रकार से इंडो पैसिफिक क्षेत्र में ऑस्ट्रेलिया आदि देशों के विरुद्ध चीन की आक्रामकता बढ़ी है, इससे भारत और ऑस्ट्रेलिया के हितों का वास्तव में अभिसरण हो जाता है। दोनों देशों के लिए रूस का यूक्रेन पर आक्रमण भी महत्वपूर्ण चुनौती है, क्योंकि भारत के ज्यादातर हथियारों का आयात रूस से ही होता है और भारत के 70% मिलिट्री हार्डवेयर भी रूसी निर्मित ही हैं। भारत के लिए रक्षा क्षेत्र में विविधीकरण एक बड़ी चुनौती के रूप में विद्यमान है, जिसमें अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया दोनों ही सहायक राष्ट्र के रूप में कार्य कर सकते हैं। हमें इस बात को भी ध्यान में रखना होगा कि अतीत में भारत और ऑस्ट्रेलिया के संबंध उतार चढ़ाव भरे रहे हैं। इनमें भारत के द्वारा 1998 में परमाणु परीक्षण किए जाने पर ऑस्ट्रेलिया के द्वारा इसकी तीखी आलोचना की गई थी। साथ ही 2009-10 में मेलबर्न में भारतीय छात्रों पर हमले के मामले को लेकर भी संबंधों में उतार देखा गया था। हालांकि वर्तमान में दोनों ही देश आर्थिक उदारीकरण के मानदंडों और लोकतांत्रिक सिद्धांतों को साझा करते हैं। साथ ही साथ नियम आधारित व्यवस्था की भी बात करते हैं। भारत और ऑस्ट्रेलिया दोनों क्वाड में सहयोग के माध्यम से हिंद प्रशांत क्षेत्र में चीन की आक्रामकता का सामना करने के लिए भी कार्य कर रहे हैं। इसके अतिरिक्त हाल के वर्षों में भारत और ऑस्ट्रेलिया के मध्य संबंधों को बहुआयामी बनाए जाने की दिशा में भी कार्य किया गया है, जिसके तहत संबंधों को न केवल रणनीतिक रूप प्रदान किया गया है, अपितु 2+2 वार्ता के माध्यम से संबंधों को विदेश और रक्षा के स्तर पर भी बहुआयामी बनाने का प्रयास किया गया है। भारत और ऑस्ट्रेलिया दोनों परमाणु क्षेत्र में भी सहयोग को बढ़ावा दे रहे हैं। वर्तमान में जिस प्रकार से आर्थिक अनिश्चितता देखी जा रही है, उस दृष्टिकोण से भी भारत और ऑस्ट्रेलिया के संबंध भविष्य में और बेहतर होने जा रहे हैं। अब हम बात कर लेते हैं पेज नंबर 9 में दिए गए एक अन्य आलेख की, जिसका संबंध जीएस पेपर 2 में गवर्नेंस से है और इसमें हम मुख्य रूप से बात करेंगे एकीकृत कमान और नियंत्रण केंद्र पर। हाल ही में केंद्रीय आवास और शहरी मामलों के मंत्री के द्वारा स्मार्ट सिटी मिशन के एक प्रोजेक्ट के रूप में 80 शहरों में एकीकृत कमान और नियंत्रण केंद्र की स्थापना किए जाने की बात कही गई है। एकीकृत कमान और नियंत्रण केंद्र परियोजनाओं को स्मार्ट सिटी मिशन के एक महत्वपूर्ण हिस्से के रूप में देखा जा रहा है, जो शहरों की बुनियादी ढांचे की समस्याओं के समाधान हेतु एक स्मार्ट समाधान के रूप में प्रस्तुत किया जा रहा है। ये केंद्र अधिकारियों को वास्तविक समय में विभिन्न शहरी सेवाओं की स्थिति की निगरानी करने में सक्षम बनाने के लिए डिजाइन किए गए हैं। शुरुआत में इनके माध्यम से पानी और बिजली की आपूर्ति, स्वच्छता, यातायात, एकीकृत भवन प्रबंधन, शहर की कनेक्टिविटी और इंटरनेट के बुनियादी ढांचे की
निगरानी की जाएगी। साथ ही साथ ये केंद्र दिन प्रतिदिन की समस्याओं से निपटने और आपदा प्रबंधन के साथ शहर में संचालन प्रबंधन के लिए तंत्रिका केंद्र के रूप में भी कार्य करेंगे। ये केंद्र शहर के नगर निगम को स्मार्ट समाधान प्रदान करते हैं और शहर की सुरक्षा और निगरानी का भी प्रबंधन करने में मदद करते हैं। इन केंद्रों में वास्तविक रियल टाइम निगरानी, आपातकालीन प्रतिक्रिया प्रणाली, महत्वपूर्ण लोगों को शामिल करने के लिए संचालन योजना और 24/7 मैनुअल रखरखाव के लिए वीडियो वॉल को शामिल किया गया है। बेहतर योजना और नीति निर्माण के लिए भी ये केंद्र मूल्यवान अंतर्दृष्टि प्रदान करने जा रहे हैं। इन्हें गृह मंत्रालय के CCTNS यानी अपराध और आपराधिक ट्रैकिंग नेटवर्क और सिस्टम नेटवर्क के साथ भी जोड़ा जा रहा है। अनेक विद्वानों के द्वारा एकीकृत कमान और नियंत्रण केंद्रों को शहरी स्थानीय निकायों में शासन सुधार की दिशा में एक महत्वपूर्ण हस्तक्षेप के रूप में देखा जा रहा है। हालांकि इसमें कई विरोधाभास भी हैं जिन्हें दूर किया जाना आवश्यक है। हमें समझना होगा कि स्मार्ट सिटी मिशन को प्रत्येक शहर में एक स्पेशल पर्पस व्हीकल यानी एक विशेष कंपनी के माध्यम से संचालित किया जा रहा है। इसमें अनेक बार शहरी स्थानीय निकायों के अधिकारियों और कर्मचारियों के मध्य समन्वय का अभाव देखा जाता है, जो आगे चलकर सुविधाओं को समन्वित करने में समस्या खड़ी कर सकता है। हमें इस बात को भी ध्यान में रखना होगा कि वर्तमान में शहरी स्थानीय निकाय अनेक प्रकार के संविदा कर्मचारियों के माध्यम से अपनी सेवाओं को देते हैं, किंतु इस प्रकार के संविदा कर्मचारियों में उतनी तकनीकी उन्नतता नहीं होती जितनी इनसे अपेक्षा की जाती है। इस प्रकार से वह इन आधुनिक एकीकृत कमान और नियंत्रण केंद्रों से किस प्रकार से अपना समन्वय बना पाएंगे, यह भी एक बहुत बड़ा प्रश्न देखा जा सकता है। हाल के काल में कोरोना समय में बहुत सारे शहरों में इन केंद्रों ने कोविड-19 महामारी के दौरान वॉर रूम के रूप में कार्य किया और इसे इन केंद्रों की सफलता के रूप में भी उद्धृत किया जा रहा है। हालांकि इसकी उपयोगिता के बावजूद ऐसे वॉर रूम की सफलता इस तथ्य में निहित थी कि कोरोना के चलते नगरपालिका, जिला और पुलिस प्रशासन एक साथ काम करने के लिए मजबूर हो गए थे। किंतु कोरोना के पश्चात क्या वे इस प्रकार का समन्वय पुनः दिखा पाएंगे, यह एक बहुत बड़ा प्रश्न देखा जा सकता है। यदि हमें इन केंद्रों की सफलता को सुनिश्चित करना है तो निश्चित ही शहरी स्थानीय निकायों से संबंधित विभिन्न प्रकार की एजेंसियों, अधिकारियों, कर्मचारियों के साथ ही इन केंद्रों के साथ शहर के निवासियों को भी एकीकृत करना होगा। तभी इस प्रकार के केंद्र वास्तव में स्मार्ट सिटी की सफलता की गाथा के रूप में देखे जा सकते हैं। अब हम बात कर लेते हैं पेज नंबर 8 में दिए गए एक अन्य आलेख की, जिसका संबंध जीएस पेपर 2 में IR से है। इसे आप जीएस पेपर 2 में ही गवर्नेंस से भी जोड़कर देख सकते हैं। इसमें हम बात करेंगे मुख्य रूप से रूस यूक्रेन युद्ध तथा विंबलडन पर। विंबलडन के द्वारा हाल ही में अपने 2022 के टेनिस टूर्नामेंट के संस्करण में रूसी और बेलारूसी खिलाड़ियों के प्रवेश को अस्वीकृत कर दिया गया है। इसके संदर्भ में ऑल इंग्लैंड क्लब, जो इस प्रतियोगिता को आयोजित करती है, का कहना है कि रूसी और बेलारूसी खिलाड़ियों की भागीदारी को रोका जाना गलत नहीं है, क्योंकि खिलाड़ियों को भी रूसी शासन के नेताओं के कार्य के लिए पीड़ित होना पड़ेगा। हालांकि इससे विवाद खड़ा हो गया है, क्योंकि टेनिस भी अन्य खेलों के समान ही राष्ट्रवाद की सीमाओं से परे देखा जा सकता है। हमें समझना होगा कि वर्तमान में टेनिस के खेल को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कोई संगठन संचालित नहीं करता है। टेनिस के खेल को ATP, WTA और इंटरनेशनल टेनिस फेडरेशन स्वतंत्र रूप से कार्य करते हुए संचालित करते हैं। इसमें खिलाड़ियों का स्वायत्त संघ भी नहीं देखा जाता है। इससे अनेक बार देश विशिष्ट कार्रवाई के संदर्भ में इस प्रकार के प्रतिबंध देखे जाते हैं।
लेकिन हमें इस प्रकार की घटनाओं को निष्पक्षता और समान अवसर के सिद्धांत के खिलाफ देखने की आवश्यकता है। हम निश्चित ही यूक्रेन की भावनाओं के साथ सहानुभूति रख सकते हैं, किंतु इस प्रकार से खिलाड़ियों को प्रतिबंधित करना एक हानिकारक प्रकार की मिसाल को कायम करता है। जब हम राजनीतिक नेताओं के कार्यों के लिए व्यक्तिगत नागरिकों को ही दंडित करना शुरू कर देंगे तो इसका किसी भी प्रकार का सकारात्मक अंत नहीं हो सकता है। अतः हमें इस प्रकार की कार्यवाही से निश्चित ही बचे जाने की आवश्यकता है। अब हम बात कर लेते हैं मुख्य परीक्षा अभ्यास प्रश्न की। पहला प्रश्न है, फ्रांसीसी राष्ट्रपति के रूप में इमैनुअल मैक्रोन का पुनः चुनाव आशावादिता के साथ चुनौतियों को भी प्रस्तुत करता है। हालिया फ्रांसीसी राष्ट्रपति चुनाव की पृष्ठभूमि में व्याख्या करें। 250 शब्द 15 अंक। दूसरा प्रश्न है, सही गति के साथ मिशन अंत्योदय परियोजना ग्रामीण भारत को विकास और सामाजिक न्याय के संदर्भ में बदलने में किस प्रकार मदद कर सकती है? मिशन अंत्योदय के संदर्भ में स्पष्ट करें। 250 शब्द 15 अंक। पहले उत्तर की संरचना की भूमिका में आप फ्रांस के हालिया राष्ट्रपति चुनाव का सामान्य परिचय देंगे और इसके मुख्य भाग में आप फ्रांस के राष्ट्रपति चुनाव में इमैनुअल मैक्रोन की जीत की व्याख्या करेंगे। इमैनुअल मैक्रोन की जीत के अंतर्राष्ट्रीय राष्ट्रीय परिदृश्यों को स्पष्ट करेंगे तथा इसमें यूरोप, अमेरिका और भारत पर पड़ने वाले प्रभाव आदि का भी उदाहरण देंगे। अंत में आप एक उपयुक्त सकारात्मक निष्कर्ष प्रस्तुत करेंगे और इस रूप में आपका उत्तर पूर्ण होगा। दूसरे उत्तर की संरचना की भूमिका में आप मिशन अंत्योदय का सामान्य परिचय देंगे और इसके मुख्य भाग में आप ग्रामीण भारत की असमानताओं को कुछ आंकड़ों के साथ स्पष्ट करेंगे। इसके संदर्भ में मिशन अंत्योदय योजना के महत्वपूर्ण उद्देश्यों और विशेषताओं की व्याख्या करेंगे। मिशन अंत्योदय को और बेहतर बनाए जाने के संदर्भ में कुछ अपेक्षित सुझावों को भी देंगे। अंत में आप एक उपयुक्त सकारात्मक निष्कर्ष प्रस्तुत करेंगे और इस रूप में आपको उत्तर पूर्ण होगा। दैनिक समाचार विश्लेषण के आज के अंक में फिलहाल इतना ही। धन्यवाद।